नमस्ते सबको, मेरा नाम है तेंजिन गेल्सन और आज मैं यहाँ कुछ बेसिकली मैं तिब्बतन में वीडियो बनाता हूँ। आज मुझे हिंदी में कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये जो वीडियो में सीधा आप सबको पता है रिसेंटली हमारे गुरु हिज होलनेस द 14 दलाई लामा के बारे में अनाप शनाप और वीडियो क्रॉप करके वायरल बना के और हमारे हिज होलनेस द 14 दलाई लामा जी तेंजिन ग्यात्सो को पूरा डिफेम कर रहे, उसके नाम को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे मीडिया भी जुड़े हैं, जैसे NDTV हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, CNN हो गया। वो सब अभी मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। अभी इस वीडियो में मैं एक शख्सियत, एक औरत, सबको पता है शायद, उसको दूसरा नाम से जानते हैं कंट्रोवर्सी का कीड़ा। वो जो दीदी है उसको कंट्रोवर्सी ही पसंद है। तो मैं ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इतना शेयर करो कि ये जो वीडियो सीधा दीदी के पास जाए और उसने जो शब्द यूज़ किया है उसमें स्टोरी यहाँ पर रखता हूँ। उसका नाम है कंगना रनौत। आपको सबको पता है वो सेलिब्रिटी, अपने आप को सेलिब्रिटी बोलता है। और उसने शब्द क्या यूज़ किया, उसने बीमारी करके शब्द यूज़ किया। इस वजह से हिज होलनेस द 14 दलाई लामा के फॉलोअर्स और बुद्धिस्ट फॉलोअर्स सबके दिल को ठेस पहुँचे। इसीलिए मैं वीडियो बनाते रहूँगा और जब तक आपने अपोलोजाइज़ नहीं किया तब तक मैं वीडियो बनाते रहूँगा, आपको ट्रोल करते रहूँगा, आपको रोज़ करते रहूँगा, ठीक है। तो कंगना रनौत कहाँ से है? हिमाचल से। पहले जब हम बेसिकली मैं कैसा मानता हूँ कि कंगना को एक इंडिपेंडेंट वुमेन, एक स्मार्ट वुमेन है ना, तो एक मतलब पावरफुल वुमेन ये मानता हूँ मैं पहले। अभी जब कंगना ने इस बारे में बिना सोचे समझे दिमाग पे, मतलब पता नहीं क्या घुस गया दिमाग पे, या तो टट्टी घुस गया या कि तो गोबर घुस गया, कुछ घुस गया, उसने ऐसे शब्द यूज़ करके हमारे दिल को बहुत ठेस पहुंचे। इसीलिए जब तक आप सोशल मीडिया में माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम ये वीडियो बनाते रहेंगे। तो कंगना ने सिर्फ इस बार ही नहीं, बहुत सारे कंट्रोवर्सी है। तो हम लैपटॉप पे देखते हैं, साथ में देखते हैं कंगना ने अभी तक क्या क्या कंट्रोवर्सी किया है, और साथ में कुछ मीम्स भी देखते हैं। और साथ में कंगना के बारे में मैं सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ, पूरा हिंदुस्तान जो बड़े बड़े वीडियो मेकर है, कंटेंट क्रिएटर है, वो भी इस बारे में बोलता है। और क्या बोलते हैं हम सब साथ में देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम स्क्रीन पे देखेंगे कि कंगना ने कंट्रोवर्सी अभी के बारे में मैं बताता हूँ। पहले कंट्रोवर्सी क्या क्या किया है कंगना ने, वो हम सब साथ में देखते हैं। मैंने इसमें रिसर्च किया है, तो साथ में देखते हैं कंगना क्यों बोलते हैं कंगना को कंट्रोवर्सी का कीड़ा, कंट्रोवर्सी का भूखा, TRP का भूखा क्यों बोलते हैं, वो सब आप साथ में देखेंगे और पता लगते हैं साथ में। तो मैंने कुछ रिसर्च किया है और आप सब साथ में देखेंगे। पहला स्लाइड जो है उस पर लिखा है ब्रेनलेस कंगना। यस, ये तो सबको पता है कि कंगना के पास दिमाग, अपना खुद का सोचने का दिमाग नहीं है। उसको बस क्या चाहिए, कंट्रोवर्सी चाहिए। कंट्रोवर्सी वो अपने पास नहीं आते, वो खुद कंट्रोवर्सी को ढूंढने जाते हैं और कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। क्योंकि रिसेंटली कुछ साल देखो आप, कंगना का फिल्म पूरा फ्लॉप है। तो फ्लॉप होने की वजह से उसको अभी TRP चाहिए, है ना। तो TRP और फेम कहाँ से मिलते हैं? अभी उसका ये लास्ट ऑप्शन है, घटिया ऑप्शन सबसे। कंट्रोवर्सी निकालो और न्यूज़ पे हेडलाइंस बैठो, ये कंगना का दिमाग पे ट्रिक होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कंगना ने अभी जैसे तो कंट्रोवर्सी बहुत क्रिएट किया है कंगना ने अभी तक सोसाइटी में, है ना। उस सब को हम यहाँ अभी दिखाते तो टाइम भी नहीं मिलेगा, पूरा घर कंट्रोवर्सी से भर जाएगा। तो हम कुछ खास जो कंट्रोवर्सी है वो
आप सबको मैं पेश करना चाहता हूँ कंगना के कंट्रोवर्सी के बारे में। तो आप सब अभी बने रहे, और इसके बाद मैं कुछ वीडियो भी दिखाना चाहता हूँ आपको, कुछ मीम्स भी आपको दिखाना चाहता हूँ। और ये जो अभी हमारे गुरु को डिफेम करने का उसका मकसद क्या है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ। सॉरी, मेरा हिंदी थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है, तो आप माफ़ी चाहता हूँ। तो पहला हम देखेंगे, हियर्स द बिगेस्ट कंट्रोवर्सीज। पहला जो सबसे पहला कंट्रोवर्सी, वो किसी को तो छोड़ो, अपने देश के बारे में इतना कौन बोल सकते हैं। आप देखिए उसने क्या बोला, कंगना ने, द फ्रीडम वी गॉट इन 1947 वॉज अ बीक। वो बोल रहे कि बीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 1947 से अभी तक जो फ्रीडम मिला था, जैसे महात्मा गांधी हो गया और फ्रीडम फाइटर भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, वो सब को इंसल्ट के नाम पे उसने ये जो शब्द बीक शब्द यूज़ किया। और आप देख सकती है, मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगा। शी स्पार्क अ फ्रेश कंट्रोवर्सी एट द टाइम्स नाउ समिट 2021 व्हेन द क्वीन एक्ट्रेस सेड दैट द फ्रीडम वी गॉट इन 1947 वाज अ बीक। वो जो देश अंग्रेजी के हाथ से आज़ाद हो गया, वो जो उसका बीक का मतलब है कि कोई मेहनत नहीं किया। हाँ, मेहनत सब पानी में गया। वो कंगना ने शब्द जो यूज़ किया, बीक यूज़ किया, उसकी वजह से बहुत ऑपोजिशन और बहुत उसके ऊपर FRI फाइल भी दर्ज हुआ और बहुत कुछ हो गया। तो ये कंट्रोवर्सी एक था। और उसने क्या बोला, वोकल सपोर्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, शी वॉज रेफरिंग टू हिज विक्ट्री इन 2014 जनरल इलेक्शन। वो बोल रहा है जब मोदी आया उसके बाद हमारा पूरा देश आज़ाद हो गया। मतलब उसके पहले जो है ना, वो आज़ादी नहीं था, वो हमें बीक मिला। वो शब्द यूज़ करके उसने कंट्रोवर्सी पूरा क्रिएट किया। पता नहीं उसने कितना, महात्मा गांधी हो गया और भगत सिंह हो गया, राजगुरु सुखदेव हो गया, उसने देश को अंग्रेजी से निकालने में कितना मेहनत किया। वो सब के लिए इंसल्ट हो गया ना, वो बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया वो। और इसके बाद हम देखते हैं, और रिसेंटली आप सबको पता है फार्मर प्रोटेस्ट हो गया ना, उसको लॉ की वजह से प्रोटेस्ट हो गया। तो उसमें कंगना ने क्या शब्द यूज़ किया, वो जो फार्मर्स है वो सब टेररिस्ट है, ऐसे शब्द यूज़ किया। आप देख सकते हो, एट द टाइम व्हेन द फार्मर्स वर प्रोटेस्टिंग ओवर द 3 मेन लॉज पास्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, Barbadian singer Rihanna had questioned the lack of media cover of the issue. And responding to her tweet, Kangana Ranaut said that the protesters were not the farmer but the terrorists who are trying to divide. और उसमें भी उसको मैंने बोला था ना आपको, कंगना को सिर्फ दिमाग में है ना कंट्रोवर्सी ही दिख रहा है सब जगह। सब अब जहाँ भी देखो वो कंट्रोवर्सी ही दिखेगा, क्योंकि उसके शरीर में है ना कंट्रोवर्सी का जो कीड़ा होता है ना, कीड़ा वो घुस गया, वो बीमार है ना, पूरा कैंसर की तरह पूरा फैल रहा है। इस वजह से कंगना को बोल रहे हैं हम सब, कंट्रोवर्सी का कीड़ा, कंट्रोवर्सी का भूखा। जहाँ कंट्रोवर्सी देखो वहाँ कुछ मतलब नहीं है, वो लॉजिक कुछ नहीं है, उसके पास कुछ ब्रेन भी नहीं है वो सोचने का आगे कौन सा है, क्या हुआ है, एक्चुअल में क्या हुआ है, एक्चुअल में कहने वाला कौन है। अगर मैं ये बोलूँगा तो उसके बाद कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, वो सब सोचना चाहिए ना। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पकड़ के इतना मतलब सी शब्द यूज़ नहीं करूँगा मैं। इतना वो काम किया तो क्या फ़ायदा फिर, इतना मतलब सेलिब्रेट। वो भी कंगना जो है ना, वो भी हिमाचल से है। हिमाचल से गांव का लड़की एक शहर पे आया, पूरा दिमाग पे टट्टी बढ़ गया उसका, है ना। बस शब्द यही मैं यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद में ये देखो, कंगना अभी तो छोड़ो, कंगना रनौत को है ना ट्विटर ने परमानेंटली डिलीट कर दिया उसको। इसका जो अकाउंट है ना परमानेंटली डिलीट किया, क्योंकि वो जब भी ट्वीट करता है, जब भी कुछ लिखता है, कुछ मतलब सोसाइटी को हार्म करने के लिए, और जब भी ट्वीट करता है ना वो सब है ना, जैसे ट्विटर में पॉलिसी होते हैं, हमारा इंस्टाग्राम यूट्यूब में पॉलिसी गाइडलाइंस होते हैं, वो तोड़ने की वजह से कंगना रनौत को ट्विटर ने भी धक्के मार के बाहर निकाल दिया।
जैसे आप ये पढ़ सकते हैं, एक्टर कंगना रनौत ट्विटर अकाउंट हैज़ बीन परमानेंटली सस्पेंड आफ्टर द कंट्रोवर्शियल ट्वीट रिलेटेड टू पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट वायलेंस इन बंगाल। इलेक्शन के कुछ रिजल्ट के बाद कंगना ने कुछ ऐसे पोस्ट लिखा है कि वो गाइडलाइन से ऊपर हो गया, ठीक है। तो इस वजह से कंगना को ट्विटर पॉलिसी हेटफुल कंटेंट और एब्यूसिव बिहेवियर की वजह से सोशल मीडिया से निकाल दिया। तो वो ट्विटर को छोड़ के कहाँ गया, वो कीड़ा जो है ना, ट्विटर से कीड़ा निकाल दिया, वो कहाँ गया, इंस्टाग्राम में गया, है ना। अभी फ़िलहाल तो वो बैक मतलब वो ट्विटर पे आ गया, पहले ट्विटर से निकाल दिया, अभी वो कुछ करके फिर वापस आ गया, कीड़ा वापस ट्विटर पे आ गया, ठीक है। ऐसा ऐसा है। अभी ये देखो, और ये देखो रिलेशन विद ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन आप सब जानते हो, इतना स्मार्ट, इतना हैंडसम, इतना डैशिंग आदमी। और कंगना देखो, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। वो भी ऐसे मतलब इल्ज़ाम लगाया ऋतिक को, उसको पता ही नहीं वो रिश्ता है कि नहीं, उसको पता ही नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना, आप मतलब एक लड़का और एक लड़की मिला, देखा, कुछ बात किया, वो कंगना का वो हो गया, मतलब रिलेशन में हो गया। आप ये पढ़ सकते हो। इन 2013 रनौत क्लाइम दैट ऋतिक एंड शी वर इन रिलेशनशिप व्हेन दे वर शूटिंग क्रिश। जब क्रिश शूट कर रहा था, वो दोनों रिलेशन में है। हाउएवर कैटेगरिकली डिनाइड इट। ऋतिक ने पूरा डिनाइड किया, ये हुआ ही नहीं, रिलेशन है ही नहीं, वो सब बकवास है। द ड्यू गिव अ मल्टीपल इंटरव्यू टू प्रूव देयर साइड ऑफ स्टोरी। वो दोनों अपने साइड का स्टोरी सुनते रहे। प्लीज, नेशन वांट्स टू नो ये कब हुआ। ऋतिक ने भी पूछा। ऋतिक बोला कि भाई किसी को भी अपना एक्स बना देना was not funny। लेकिन कंगना बोली नहीं भाई, वो ही मेरा एक्स था। मैंने सच में ही उस इंसान को बहुत प्यार किया था। Was there any relationship? No. The people are saying now, Hrithik, that there cannot be, there are broad generalizations being made. Yeah, there was no relationship. और ऋतिक ने वो रिजेक्ट ही कर दिया, और कंगना बोलते रहे कि हम रिलेशनशिप में, हम ये है वो है करके, है ना। तो उसमें कुछ मतलब भी नहीं है। उसको बस क्या चाहिए, टीआरपी चाहिए और कुछ कंट्रोवर्सी चाहिए घुसने के लिए, है ना। ये भी एक कंट्रोवर्सी था। और ये तो छोड़ो, कंगना रनौत जो है ना, अपना जो जैसे अपना हमारा एम्प्लॉय होते हैं, साथ साथ में जो काम करते हैं, हम उसको तो रिस्पेक्ट करते हैं। वो जो भी हो, एक्टर होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं, है ना। उसने कुछ शब्द, कुछ मतलब स्टेटमेंट यूज़ किया, बी ग्रेट एक्ट्रेस एंड माफिया बिम्बोस करके, नेपोटिज्म का वो क्या बोलते हैं, सिंपैथी कार्ड ले करके, है ना। जैसे आपको सबको पता है, सुशांत सिंह जब सुशांत सिंह मर्डर केस में उसने क्या बोला, वो न्यूज़ में बोल रहा कि सुशांत सिंह नेपोटिज्म की वजह से, ट्रॉमा की वजह से ये हुआ। पर बेसिकली वो क्या कर रहे, वो अपना सिंपैथी गेन कर रहे, वो अपना पॉइंट निकाल रहे। उसको मतलब कुछ सुशांत सिंह के केस में कुछ लेना देना है, वो अपना ही कुछ बार, मैं बाद में आपको वीडियो दिखाता हूँ, है ना। तो उसमें आप देख सकते हो, इन वन of her interview, Ranaut had called actors Savira Bhaskar and Tapasya Pannu as a B grade actors. B grade actors कौन है, C grade actors कौन है, ये सबको पता है। अभी तक आप कंगना, आप जो फिल्म बना रहे हैं ना, पूरा फ्लॉप ही फ्लॉप था। वो कौन है, आप ही हो ना वो एक्टर्स, B grade actors. In another instance, she went to actress Sonam and they are calling them a mafia bimbos. माफिया बिम्बोस मीन्स क्या बोलते हैं, वो नेपोटिज्म का कुछ टैग, सिंपैथी गेन करके कुछ मतलब कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की बहुत कोशिश किया है, ठीक है। और ये सब है बड़ा। और मैं अभी हैरान हूँ कि ऐसे औरत, ऐसे कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर लेस औरत को पद्मश्री अवार्ड मिला, कैसे मिला। यस, कंगना ने कुछ हिट फिल्म दिया है, और कितना फ्लॉप, सुपर डुपर डिजास्टर फिल्म कितना दिया है। और इसका जो कैरेक्टर है ना, वो अभी जो उसने स्टेटमेंट यूज़ किया, जैसे प्रोटेस्टर को टेररिस्ट मानकर, और जो इंडियन इंडिपेंडेंस को 1947
को भीख करके जो स्टेटमेंट उसने यूज़ किया ना, उसको ये जो अवार्ड है ना, अवार्ड उसको लायक भी नहीं है, ठीक है। तो उसका ओपोजिशन जो है, नवाब मालिक ओपोजिशन, कोई उसको मतलब अगेंस्ट कर रहा है कि ऐसे औरत को, ऐसे कैरेक्टरलेस, दिमाग कुछ भी नहीं है, उसको ऐसे अवार्ड कैसे मिला, वो सब हैरान है, ठीक है। तो ये जो कुछ है, तो और अभी जो रिसेंटली आप ये देख सकते हो फोटो, इसमें कंगना ने हमारे गुरु हिज हॉलीनेस द 14 दलाई लामा जी जैसे वर्ल्ड वाइड द लीडर ऑफ द पीस मानते हैं, उसको कंगना ने क्या बोला, बीमारी बोला। वो क्यों बोला, आप सबको लॉजिक समझिए ना। उसका फिल्म आ रहा है इमरजेंसी, उसमें डायरेक्टर किसने किया, कंगना ने किया, प्रोड्यूस किसने किया, कंगना रनौत ने किया। सो वो जो अभी कंट्रोवर्सी ढूंढ रहा है, कहाँ कंट्रोवर्सी मिले, क्योंकि ये फिल्म जो है ना वो कंगना का है, और कंगना ये फिल्म कंट्रोवर्सी के थ्रू ये प्रमोशन कर रहे हैं, यही लॉजिक है। तो मैं हमारे सब भाइयों और बहनों को विनती है कि इसका फिल्म इमरजेंसी मत देखिए, बैन कीजिए, बैन #बैन कंगना। सो प्लीज़ ये वीडियो इतना शेयर कीजिए कि कंगना खुद हमें अपोलोजाइज मांगे, जो प्लेटफॉर्म उसने यूज़ करके हमारे गुरु हिज हॉलीनेस द 14 दलाई लामा जी को डिफेम और पब्लिक को मिसलीड करने के लिए। सो मैं यही बोलना चाहता हूँ। और इसके बाद हम कुछ मीम्स भी देखते हैं, ये देखो, और बहुत सारे केस है। अभी पहला फोटो देखो, कंगना ट्वीटिंग अगेंस्ट द महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर हर होम टाउन। ये बोल रहा है ये मेरा गांव है और मैं यहाँ का जयकांत शेखरे। जैसे कंगना का रिसेंटली वो हो गया ना, क्या बोलते हैं, मुंबई में उसको और बीच में कुछ हो गया था, वो भी पूरा कंट्रोवर्सी में घुरने का बहुत शौक है। और ये देखो, एक गाना है, आपको सबको पता है, बोले चूड़िया बोले कंगना, और करण जौहर बोल रहा है कि नीचे, कंगना कुछ ना बोले तो अच्छा है। वही सही है, कंगना जब भी कंगना कुछ बोलता है मुँह से कंट्रोवर्सी का कीड़ा निकलता है, जो कीड़ा निकलता है वो सब फैलता है, फिर पूरा सोसाइटी गंदा होता है, इस वजह से होता है। और ये देखो, कंगना रनौत बोल रहा, आई विल रिटर्न माई पद्मश्री इफ सम कैन टेल मी विच वार टुक प्लेस इन 1947। वो जोक बनाया ना, अरे कोई चुप कराओ इसे बोल रहा था कंगना, ठीक है। और ये देखो, नीचे देखो, एक तो बीजेपी वाला सरकार बनाना नहीं देता है, और अब ऊपर से कंगना NF इमरजेंसी पर फिल्म भी बनाते हैं। देखो ये इमरजेंसी का फिल्म है ना, ये देखो। और ये देखो कुछ पहले वो ट्रेंडिंग हो गया ना, अरेस्ट कंगना रनौत, और सबसे खुश कौन है, ये ऋतिक रोशन खुश है। और ये देखो, मेरे को सब पता है, मैं एक्सपर्ट हूँ। हाँ, आप एक्सपर्ट बहुत हो, इसीलिए आपको आदत है कि घुसने का, कंट्रोवर्सी में घुसने का। आप भूल गए आप कहाँ से हो, आप हिमाचल से हो, ठीक है। आप भूल गए आप गांव की एक लड़की हो, और शहर पे आके आपको जो हमारा कल्चर है ना, जो हमारा कुछ मतलब लिमिट होता है ना, वो आप हमेशा क्रॉस करते हो। इस बारे हम सब बहुत गुस्से हैं, और आपको मतलब माफ़ी मांगना पड़ेगा, नहीं तो हम, जब तक आप माफ़ी नहीं मांगेंगे, हम ट्रोल करते रहेंगे, आपको रोज़ करते रहेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम कुछ वीडियो भी देखते हैं उसके बारे में। और अभी हम सब देखते हैं कुछ वीडियो जो इंडियन कंटेंट क्रिएटर है, मैं उन लोगों को फॉलो करता हूँ। वो जब भी बनाते हैं थोड़ा मतलब लॉजिक और अच्छे वीडियो बनाते हैं। तो आपको मतलब ध्रुव राठे को आप सब पता है, उसने बनाया कि वीडियो जैसे कंगना रनौत को पद्मश्री अवार्ड मिले, या वो क्यों मिला, उसके बारे में हम सब साथ में देखते हैं।
के अलावा काइट्स, नो प्रॉब्लम, गेम, डबल धमाल, तेज, क्रिश 3, रिवॉल्वर रानी, उंगली, कट्टी बट्टी, रंगून, जजमेंटल है क्या, ज्यादातर फिल्में इनकी फ्लॉप रही हैं। अगर हम आर्ट की बात करें, इनकी कितनी फिल्मों में एक्सेप्शनल एक्टिंग या एक्सेप्शनल फिल्म मेकिंग देखने को मिली थी? 4 या 5 फिल्मों में। तो क्या 4 या 5 फिल्मों के लिए कोई पद्मा अवार्ड दिया जाना चाहिए इन्हें? क्या 4 या 5 फिल्मों को लाइफ टाइम अचीवमेंट की तरह काउंट किया जा सकता है? ये तो एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम जिसको लेकर लोग ज्यादा हल्ला मचा रहे हैं वो ये है कि पद्मा अवार्ड्स में, मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, एक रूल था कि एक इंसान का कैरेक्टर देखा जाएगा अवार्ड देने से पहले। कंगना रनौत ने कई ओकेजन्स पर हेट स्पीच फैलाई है, फेक न्यूज फैलाई है, जिसकी वजह से उन्हें ट्विटर से बैन भी कर दिया गया था। इसके अलावा उन्होंने कास्टिज्म को प्रमोट किया है, इंडियन शहर को पीओके से कंपेयर किया है एक बार, और सारे फ्रीडम फाइटर्स को इन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया है। ये कहकर कि हमें तो आजादी देश में भीख मांगकर मिली थी पहले, और 2014 के बाद ही हमें एक्चुअली में आजादी मिली है। इनके ऐसे कारनामों की लिस्ट बहुत लंबी है जिनसे इनका कैरेक्टर जज किया जा सकता है। अब इनकी एक्टिंग अच्छी है, कई जगहों पर माना जाता है, इसी के लिए इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी दिया गया है। लेकिन पद्मा अवार्ड सिर्फ एक्टिंग के लिए नहीं दिया जाता, इसमें इंसान का कैरेक्टर भी देखा जाता है। इसीलिए लोग सवाल उठाते हैं कि क्यों यहाँ पर इन्हें यह अवार्ड दिया गया। क्या इनके पॉलिटिकल कनेक्शंस की वजह से ऐसा हुआ है? क्या ऐसे लोगों को अवार्ड देना इस अवार्ड की रेपुटेशन नहीं गिरा देता? आपकी क्या राय है? यही तो मैं बोलना चाहता हूँ कि यस, आई एम नॉट सेइंग दैट कि कंगना ने कुछ हिट फिल्म दिए है, पर हिट फिल्म से ज़्यादा उसने फ्लॉप फिल्म दिया है, डिजास्टर फिल्म दिया है, और हिट फिल्म से ज़्यादा उसने सोसाइटी को कंट्रोवर्सल में डाला है, कंट्रोवर्सल किया है। सो इस वजह से पद्मश्री अवार्ड ऐसे औरत को क्यों दिया गया? पद्मश्री का खुद का वैल्यू जो है ना, वो ऐसे औरत को देने से थोड़ा उसका वैल्यू नीचे आ जाता है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ऐसे औरत जो कंट्रोवर्सी का भूखा है, कंट्रोवर्सी कीड़ा है, उसको पद्मश्री अवार्ड कैसे मिला? वो सब ज़्यादातर अभी भी शॉकिंग है ना। और मैं और एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ आपको, साथ में देखते हैं। के साथ कुछ ऐसा हुआ जो हमारे देश और आपके साथ हुआ। अच्छे दिन ऐसे गायब हुए जैसे इलेक्शन के बाद नेता अपनी कंस्टिट्यूएंसी से गायब होता है। आई लव न्यूयॉर्क डिजास्टर, कट्टी बट्टी फ्लॉप, रंगून डिजास्टर, सिमरन फ्लॉप, मणिकर्णिका एवरेज। उसके नंबर्स को लेकर भी काफी झोल है, इसको बहुत सारे फिल्म पंडित्स फ्लॉप ही बोलते हैं, लेकिन लेट्स गो विद एवरेज। जजमेंटल है क्या फ्लॉप, और अब थलाइवी फ्लॉप नहीं, डिजास्टर है, क्योंकि ये एक नहीं, हर लैंग्वेज में जिसमें ये पिक्चर रिलीज हुई है उसमें ये बॉम्ब कर चुकी है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ये जयललिता जैसे स्ट्रॉन्ग और पॉपुलर आइकॉन पर ये मूवी आधारित थी। ऐसा नहीं है कि पिछले 6 सालों में कंगना ने कोई भी ब्लॉकबस्टर पिक्चर नहीं दी है। पिछले ही साल सुशांत सिंह राजपूत, जिनको वो जानती तक नहीं थी, लेकिन उनके ट्रेजिक डेथ के बाद उसका सहारा लेकर बॉलीवुड पर खूब निशाना दागा। बहुत नंबर कमाए प्रोडक्शन हाउस ने, मेरा मतलब है रिपब्लिक ने, लेकिन स्क्रिप्ट राइटर नहीं था, उल्टा सीधा बोल दिया। यह कह दिया कि जावेद अख्तर ने उन्हें धमकाया था, रोशन परिवार से माफी मांगने को बोला था, क्योंकि उन्होंने ऋतिक को अपना एक्स लवर बोल दिया था। Javed Akhtar called me to his house. He said, if you do not say sorry to Hrithik Roshan, you will commit suicide. जावेद साहब ने इस पर केस ठोक दिया, कहा कि भाई ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है, कंगना ने ये पूरी घटना इमेजिन की है। ये कंगना की इमेजिनेशन हम अगले कुछ मिनटों में बार बार देखेंगे। क्या हाल है आप सबका? तो यार आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी चमत्कारी चुड़ैल के बारे में जो हर सिचुएशन में अपना फायदा उठाना बखूबी जानती है। अब वो सिचुएशन चाहे किसी की मौत हो या फिर किसी की जिंदगी, उससे हमारी दीदी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दीदी का एम बहुत सिंपल है, ना काम बनता गाड़ मराए जनता। और आजकल हमारी दीदी इस लॉकडाउन का संपूर्ण इस्तेमाल करते हुए बॉलीवुड ड्रग एडिक्टर्स और नेपोटिज्म को एक्सपोज कर रही है। लेकिन वो बात बेशक अलग है, इन दोनों ही चीजों के साथ ये फेविकॉल से चिपकी हुई है। इसका जोर इतना ज्यादा मजबूत है कि 72 चप्पल मारने के बाद भी कोई इन्हें अलग नहीं कर सकता, क्योंकि नेपोटिज्म को चाट चाट कर इन्होंने अपना पूरा करियर खड़ा किया है। She is the crown queen, undisputed queen, most definitely, and she definitely, it's Alia's world and we are just living in it. रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला, और इस बेहतरीन चटाई के बाद अब इन्हें अपना फेम, पैसा, पोजीशन सब कुछ मिल जाता है। अब इन्होंने अपना रंग इतना जल्दी बदल लिया, इतना जल्दी तो हमारे राजीव हरिओम घटिया भी नहीं बदलते। मैंने इतनी बड़ी फिल्म सुपरहिट थी मणिकर्णिका, मगर वो इतनी वो जिसको एक्टिंग हंसना रोने के सिवा आती नहीं है, आलिया भट्ट, उसकी हिम्मत है मतलब देखो चिल्लर को
मतलब तुम महेश भट्ट की बेटी है? इसे कहते हैं जिस थाली में खाया धोया नंगा नहाया, उसी थाली पर ही हक दिया। और देखो नेपोटिज्म की बात कर भी कौन रही है, जिसने अपनी बहन को मैनेजर बना के रखा है, भाई को अपने प्रोडक्शन हाउस का लीगल एडवाइजर। शर्म है कुछ शर्म आया है? और ड्रग्स के साथ तो इनका रिश्ता काफी पुराना रह चुका है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारी दीदी ने खुद अपने हकने वाले मुंह से बताया है। जैसे मैं घर से भागी 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। ये है आम जिंदगी। Okay, breaking news coming in. Kangana Ranaut has created a flutter by asking stars to submit their blood samples for drug test. ये है मेंटोस जिंदगी। अबे ओ मैगी जैसी बालों को लेके घूमने वाली औरत, जिसकी खुद की जिंदगी टट्टी में फंसा हुआ हो, दूसरों की गाड़ में उंगली करके छीछी नहीं क्या करते। सन 2013 में इन मैडम को पेटा अवार्ड भी मिल चुका है। ये अवार्ड उन ग्रेट लोगों को दिया जाता है जो एनिमल्स को किसी भी तरह से अब्यूज नहीं करते। लेकिन अवार्ड मिलने के कुछ ही दिनों बाद हमारी दीदी हम सबको चिली चिकन बनाना सिखा रही थी। चिली चिकन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं चिली चिकन? चिली चिकन कैसे बनाते हैं? जो उसकी रेसिपी है वो, अरे थोड़ा सा बताइए, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कैसे बनता है। तो आई थिंक चिकन को थोड़े थोड़े उसके बड़े बड़े पीसेस। उसके बाद 2017 में ये अवार्ड शिल्पा शेट्टी को भी मिल चुका है। अवार्ड मिलने के बाद उन्होंने भी कुछ ऐसा ही बकचोदी पेल दिया था। सबके सब चोर है साले। और ये बस इन दोनों की कहानी नहीं है, ये पूरे दुनिया की कहानी है। हम बहन जो जबरे में मुर्गा फंसाकर इंटरनेट पर सेव एनिमल्स ट्रेंड करवाते हैं। और मैं खुद भी एक वेजिटेरियन नहीं हूँ, लेकिन मैं सोशल मीडिया पर डुप्लीकेट कूल बनने के लिए एनिमल लव के नाम पर बस कुत्तों को प्यार नहीं दिखाता। हैशटैग प्यार करना है तो सभी एनिमल्स को करो वरना इग्नोर करो। खैर बात ये, और लोग जब इससे रिलेटेड सवाल पूछने लगे तब दीदी का जवाब कुछ ऐसा था। चक्रवर्ती क्या कह रहे हैं कि मैंने काशी बाई का किरदार निभाया है। किरदार तो निभा लिया, लेकिन मेरे किरदार को काटा गया है। देखिए, लेकिन एक बात बताइए, जिसने भी ये फिल्म देखी है उसने कहा ये अब तक की सबसे बेहतरीन ऐतिहासिक फिल्म बनी है। ठीक है। सो ये किसने बनाई? मैंने बनाई है ना। मैं छोटे मोटे एक्टरों को जिनको एक्टिंग नहीं आती उनको रखूं, छोटे मोटे एक्टरों को जिनको एक्टिंग नहीं आती उनको रखूं। अब अगर यही सेम हरकत अगर कोई हमारी दीदी के साथ पेल देता ना, तो दीदी उसके नाम पे 4-5 69 सेकंड्स की एमएमएस बनाकर अंडी रोना तो करते ही ऊपर से केस भी कर देती वो अलग से, क्योंकि इनको ये गलतफहमी है कि ये जब हकती है तब सोना निकलता है, कोई दूसरा हगे तो अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी। यही बोलना चाहता हूँ। अब तो हम इसके पीछे पड़ना चाहता हूँ, इसका वाट लगाएंगे, है ना। वो बोल सकते, हम नहीं बोल सकते, ठीक है। अभी हम भी इसको ट्रोल करेंगे, खूब रोज़ करेंगे, साथ साथ में करेंगे। जब तक कंगना ने माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक हम टैग करेंगे, उसको रोज़ करेंगे, ठीक है। जब अपना खुद के सर पे आया तो कैसे बोल रहे, है ना। अपने मुंह से बोलता है वो सब करेक्ट है, वो अपने खुद मुंह से बोलते हैं वो सब करेक्ट है। जब हम दूसरे कुछ बोलते हैं वो सब गलत है, पूरा देश गलत है, ठीक है। ये है कंगना पद्मश्री। एक एक्सपोज करूंगी। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो आओ आप इसकी बदबूदार जिंदगी को हम थोड़ा शुरू से खोल कर देखते हैं। इन मैडम की माने तो 14 साल की उम्र में ये अपने घर से भागी थी, क्योंकि इनको बचपन से एक्ट्रेस बनने का शौक था। अब एक्ट्रेस तो कोई ऐसे भागते भागते नहीं बन सकती, इसके लिए गांड तोड़ मेहनत करना पड़ता है। इसीलिए दीदी ने भी आदित्य पंचोली के साथ मिलकर पलंग तोड़ मेहनत किया। और उसकी इतनी गहरी डेडिकेशन को देखकर आदित्य पंचोली ने उसे बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस करवा दिया, और हमारे महेश भोसड़ी वाले जी ने उसे लॉन्च भी कर दिया। समझ रहे हो ना? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता ये बुढ़ियों की जोड़ी से किसी को ऐसे ही फ्री में लॉन्च कर सकता है। यार हमें क्या, वो ऐसे ही हार्डवर्क और स्ट्रगल करते करते आखिरकार हमारी दीदी एक बी ग्रेड सेलिब्रिटी बन ही जाती है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। अरे भोसड़ी वाले चचा, कोई अपमानजनक बातें नहीं कर रहा, क्योंकि तब दीदी के मूवीज ऐसे हुआ करते थे जिन्हें देखने का मजा थिएटर में कम और बाथरूम में ज्यादा आता था। तो थोड़ा सा बाथरूम वाली पॉपुलैरिटी कमा लेने के बाद हमारी नई नवेली सेलिब्रिटी उन्हीं लोगों को काटने के लिए दौड़ती है। इनके बदौलत ही दीदी ने स्टारडम की गटर में अपना पैर रखा था। एंड आदित्य पंचोली के ऊपर तो रेप केस भी कर देती है। हालांकि वो केस आज तक दीदी प्रूव नहीं कर सकी, बट अगर लड़की ने कह दिया कि उसके साथ जबरदस्ती हुआ है तो हुआ ही है। अरे हाँ, ऐसा ही होता है। ये अपना दूसरा टारगेट बनाती है ऋतिक रोशन को। और दीदी के मुताबिक ऋतिक ने उसे 2014 में पेरिस में प्रपोज किया था, लेकिन ऋतिक अपना पासपोर्ट दिखाकर सबको ये बता देते हैं कि 2014 में वो पेरिस गया ही नहीं था। अब ये दूसरी बार नहीं था जब हमारी दीदी ने विदाउट एनी प्रूफ्स किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगा दिया हो। एग्जांपल के तौर पे तुम ये वीडियो देख सकते हो। I think we need to clear this. I think we need to clear this. I never spoke to you for 3 hours on your van. We did not have lunch. I never messaged you ever. I did my job. You messaged me. Kanna, I did not. I did not. Let's not. Kanna, if you can share the screenshot of my message, please. Of course I will, but I'm not here in some. That'll be wonderful. Of course I will, but I'm not here in some. That'll be wonderful. और स्टोरी में मजे की बात तो ये है, ऋतिक दीदी से 14 साल बड़ा एंड शादीशुदा था, और आदित्य पंचोली 24 साल बड़ा शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप भी था। मतलब दीदी को लॉन्डो से ज्यादा तजुर्बा रखने वाले अंकल्स पर इंटरेस्ट है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो गुटका किंग उर्फ अजय देवगन को ही देख लो। और एक बार तो हवस की चपेट में आकर दीदी ने ये तक
बोल दिया था कि उन्हें रणवीर कपूर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप चाहिए। अरे यार कोई ईमेल करके बताओ इसे। सुअर भले ही बहुत कुछ खाता है लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं बनता ना कि वो कुछ भी खा लेगा। सही पकड़े हैं। तो इन्हीं सारी बकचोदियों के चलते दीदी ने पॉपुलैरिटी तो बहुत कमाया लेकिन उसके साथ थोड़ा बहुत नेगेटिविटी भी आ गया था। उसी नेगेटिविटी को हटाने के लिए इनको एक ऐसा इशू चाहिए था जिससे बस पॉजिटिविटी आए। इसीलिए उन्होंने इस बार अपना टारगेट बनाया SSR केस को। और मैडम अपने इस प्लान में काफी हद तक कामयाब भी रही क्योंकि पूरे इंडिया को ये लगने लगा था कि जंगलों में शेरनी हो या ना हो लेकिन इंडियन ट्विटर और फेसबुक पे एक शेरनी जरूर एग्जिस्ट करती है। और किसी को इसका पता भी नहीं चला कि दीदी जस्टिस दिलवाने के बहाने बस अपने आप को प्रमोट कर रही थी। जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? एंड बस इतना ही नहीं, इसने तो अपने आप को प्रमोट करने के लिए न्यूज चैनल्स को भी नहीं बख्शा। So when I rose to top position 2016, everybody knows that I gave the biggest blockbuster anyone has ever given, after the Women's Money Return. Suddenly, I signed 19 brands. I think that was the maximum for any girl ever had, in celebrating a mediocre film and somebody like Lakshmi Bai's role. I have done somebody like Alia Bhatt, such a mediocre actor for 10 minutes role, flaunting a best actor trophy. इन सब का पता हमारी इमोशनल जनता को तब चला जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, जस्टिस फॉर कंगना रनौत में बदल गया। ये देखकर SSR की वकील ने भी कह दिया कि कंगना का इस केस के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो बस केस को गोल गोल घुमा रही है अपने पर्सनल फायदे की। बस यही बोलना चाहता हूँ। आप सबने देखा होगा कि मैं पहले भी बोला था सुशांत सिंह, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह, बाद में क्या हो गया जस्टिस फॉर कंगना रनौत। बस मैं वीडियो यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ, थोड़ा लंबा हो गया। और इसके बाद हमारा बिग बॉस गौहर खान के बाद में भी मैं वीडियो बनाऊँगा। तो ये जो अभी मैंने वीडियो बनाया इसको इतना शेयर करो कि ये जो वीडियो कंगना के पास पहुँचे। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपने जो हमारे गुरु हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा को बीमारी जो शब्द यूज़ किया वो सरासर गलत है। आप देखिए, आप पूरा वीडियो देखिए, सोचे समझे। और मैं क्या बोल रहा हूँ, इस औरत को मैं बोल रहा हूँ कि सोचिए समझे। वो अभी तक कंट्रोवर्सी सर में कीड़ा है। आप पहले तो आप उसका इलाज कीजिए और देखिए हिज हॉलीनेस ने अभी तक दुनिया के लिए क्या किया है, पूरे दुनिया के लिए क्या किया है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए क्या किया है, वो सब देखिए फिर बताइए कुछ, ठीक है। जब तक आप हमारा हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा, हमारा फॉलोवर्स और सबको माफ़ी ना मांगे तब तक हम ट्रोल करते रहेंगे, आपको टैग करते रहेंगे, ठीक है। बाकी मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। सबको धन्यवाद। अगले वीडियो पे फिर मिलते हैं। टाशी देले फिर गलो।